शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्राचीन बिहार का इतिहास। नवपाषाण काल में पहला ज्ञात स्थल जो हड्डी का उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है वो चिरांद और सारण जगह पड़ता है। चिरांद कहाँ पड़ता है? सारण में पड़ता है। नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा हड्डी का अवशेष मिले हैं। तो चिरांद कहाँ पड़ता है? सारण जिले में पड़ता है। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड का काले चमकीले मृदभांड का माने खोज हुआ है? तो दोस्तों काले चमकीले मृदभांड का जो खोज हुआ बक्सर से हुआ, और बक्सर को जगह का नाम है चिरांद। बक्सर और चिरांद से दोनों जगह से काले चमकीले मृदभांड का खोज हुआ है। प्राचीन काल में बिहार का किस नाम से जाना जाता है? तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मगध को लौह अयस्क और लकड़ी की आपूर्ति किस क्षेत्र से होता था? यानी मगध क्षेत्र को लोहा और लकड़ी का जो आपूर्ति होता है दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र से होता था। कहाँ से होता था? छोटा नागपुर क्षेत्र से इसका लोहा और लकड़ी का प्रयोग होता था, माने आपूर्ति होता था। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है जिसका नाम है अगम कुआं पटना। ये अगम कुआं पटना में मौर्य कालीन ही कुआं है। यानी मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है जिस अगम कुआं पटना में स्थित है। किकत को अशुभ और गया पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है किस पुराण में? किकत को क्या बताया गया? अशुभ। गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है तो बराह पुराण में। कौन पुराण में? बराह पुराण में किकत एक जगह है और गया और पुनपुन और राजगीर एक जगह है जिसको बताया गया है बराह पुराण में शुभ बताया गया है, लेकिन किकत को अशुभ बताया गया है। गया के पास बराबर पहाड़ियों में चट्टान काटकर बनाई गई गुफा का क्या नाम है? गया के पास बराबर के पहाड़ियों है, वहाँ पे चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा का नाम है लुमासा ऋषि गुफा। कौन गुफा? लुमासा ऋषि गुफा। उस गुफा का नाम है दोस्तों लुमासा ऋषि गुफा। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित था। प्राचीन काल में बिहार कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। मगध, अंग और विदेह। मगध, अंग और विदेह, ये 3 भागों में मगध विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। बिहार को 3 भागों में विभाजित कौन कौन था? मगध, अंग और विदेह या मिथिला उसको कहा जाता है। विश्व का सबसे प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। विश्व का सबसे प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है बजीज संघ यानी वैशाली को कहा जाता है। सबसे प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य था वैशाली राज्य। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य था कौन? वैशाली राज्य। मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना की गई थी बृहद राजवंश का स्थापना मगध में सर्वप्रथम किया गया था। मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना कौन कहते? बृहद ने। कौन कहते? बृहद, जो बिंबिसार के पिता के नाम से जाना जाता है। बृहद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलुक ने कर दिया था? यानी बृहद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दिया था? तो रिपुंजय। कौन नाम शासक था? नाम रिपुंजय। शासक का नाम था रिपुंजय। यानी बृहद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दिया था? रिपुंजय। उस शासक का नाम था रिपुंजय। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में था। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार का। पूछेगा दोस्तों को परीक्षा में कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में।
महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन थे? महात्मा बुद्ध जिस समय थे उस समय मगध के शासक थे बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु। उसका पुत्र अजातशत्रु के समकालीन महात्मा बुद्ध थे। यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन पूछता है दोस्तों कि कौन कौन से शासक थे, तो बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु। वास्तविक अर्थों में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस समय प्रारंभ हुआ था? यानी कहने का मतलब है कि मगध साम्राज्य तो था वो उत्कर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था मगध, तो वो शुरुआत हुआ था दोस्तों बिंबिसार के समय से शुरुआत हुआ था। किसके समय से? बिंबिसार के समय से शुरुआत हुआ था। वास्तविक अर्थों में मगध साम्राज्य किसके समय से उत्कर्ष यानी शुरुआत हुआ था? तो बिंबिसार के समय से। बिंबिसार के कुल शासक था, कुल का शासक कौन था? यानी बिंबिसार का कुल का शासक कौन था? तो हर्यक कुल का था, हर्यक वंश का शासक। यानी बिंबिसार किस कुल का शासक था? तो हर्यक कुल वंश यानी हर्यक कुल का था। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो गिरिब्रिज यानी आज के वर्तमान नाम राजगीर है। क्या नाम है? राजगीर। गिरिब्रज उसको बोला जाता है, वो आज के वर्तमान नाम राजगीर है। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में बिहार में प्रारंभिक तुर्क आक्रमण की गतिविधियों को संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथ बिहार के प्रारंभिक में तुर्क आक्रमण की गतिविधि, यानी कहने का मतलब है कि बिहार में शुरुआत तुर्क आक्रमण किया था, उसके बारे में जानकारी किस किताब से मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? तो मिनहाज उज सिराज की तबकात नासरी से मिलता है। मिनहाज उस सिराज की तबकात नासरी से इसके जानकारी मिलता है कि बिहार में भी तुर्क गणराज्य का भी आक्रमण किया था। किसका? मिनहाज उस सिराज की तबकात नासरी से इसके जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया था? बख्तियार खिलजी का जो शव था वो बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में, बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में इसका शव दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया था? तब बिहार के शरीफ के इमादपुर मोहल्ला, कौन मोहल्ला में? इमादपुर मोहल्ला में इसका शव का दफनाया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर कब आक्रमण कर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर कब अधिकार किया था? 1225 ईस्वी में। कब? 1225 ईस्वी में अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर कब अधिकार किया था? 1225 ईस्वी के आसपास। याद रखिएगा, इल्तुतमिश बिहार शरीफ और बाढ़ पर कब अधिकार किया था? 1225 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार यानी इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तब मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसको? मलिक अलाउद्दीन जानी को। यानी 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश बिहार और बिहार शरीफ और बाढ़ को अधिकार कर वहाँ का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। किसको? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। किस प्रशस्ति के अनुसार बलबन के राज में शामिल था? यानी किस प्रशस्ति के अनुसार गया बलबन के राज में शामिल था? गया प्रशस्ति यानी गया के बनराजा नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार, गया के बनराजा नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार गया भी शामिल था। किसके? बलबन के काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1297 ईस्वी में दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया था? यानी 1297 ईस्वी में दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया था? राजा शक्र सिंह ने। कौन थे? किए थे? राजा शक्र सिंह ने, जो दरभंगा के थे। दरभंगा से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद इस्माइल को भी पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था? मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया था। पूछेगा दोस्तों, मोहम्मद इस्माइल का किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। मोहम्मद इस्माइल का पराजित कौन किया था? तो राजा शक्र सिंह ने। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया है? यानी
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का, यानी तिरहुत पर भी आक्रमण किया था, इसके बारे में वृत्तांत दिया गया था। तो उसका नाम है इख्तिसाम देहलवी द्वारा रचित बसातिनुल उन्स में, बसातिनुल उन्स में, कौन में, बसातिनुल उन्स में इसका आक्रमण मैंने बताया गया था। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव को किसने हराया था? यानी 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरिसिंह देव को किसने हराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। यानी 1324 में बंगाल अभियान से वापसी आया था, यानी बंगाल पर जो आक्रमण किया था और वहां से लौटते समय कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरिसिंह देव को किसने हराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन हराया था? गयासुद्दीन तुगलक को हराया था। हरिसिंह देव को किसने हराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने हरिसिंह देव को हराया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? यानी तुगलक काल में बिहार का राजधानी बिहार शरीफ था। कहाँ था? बिहार शरीफ में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ। 1536 में शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था? यानी 1536 ईस्वी में शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था? तो सूरजगढ़ के युद्ध में। याद रखिएगा दोस्तों कि बंगाल की सेना को शेरशाह ने कब हराया था? तो 1536 ईस्वी में। तो किस युद्ध में? तो सूरजगढ़ के युद्ध में। 2 क्वेश्चन बनता है। शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था? तो सूरजगढ़ के युद्ध में। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1536 ईस्वी के आसपास। तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। तारीख दाऊदी की रचना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, तारीख दाऊदी की रचना किसने की थी? तो अब्दुल्ला ने किया था। कौन किया था? अब्दुल्ला ने किया था। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्ला ने किया था। यानी तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने पटना का राजधानी बनाने का साथ साथ यहाँ दुर्ग का भी निर्माण किया था। ये दुर्ग का तारीख दाऊदी की रचना किसने की थी? तो अब्दुल्ला ने किया था। किसने किया था? अब्दुल्ला ने किया है। बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद कौन बिहार का कार्यकारी शासक बना? यानी बख्तियार खिलजी जब मर गया था उसके बाद बिहार का शासक कौन बना? यानी कार्यकारी अली मर्दन। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी के बाद कौन बिहार का कार्यकारी शासक बना? अली मर्दन। कौन बना? अली मर्दन बना। बख्तियार खिलजी के मृत्यु के बाद कौन बिहार का कार्यकारी शासक बना? अली मर्दन। दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन के साथ रणथंभौर 1299 से 1300 ईस्वी के अभियान में भाग लिया? यानी दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन के साथ रणथंभौर के अभियान में भाग लिया? तो दरभंगा के राजा चक्रसिंह के साथ में। यानी दरभंगा के राजा चक्रसिंह के साथ और अलाउद्दीन के साथ में जो मैंने युद्ध हो रहा था, वो युद्ध में जो रणथंभौर का युद्ध 1299 से 1300 ईस्वी के बीच में राजा चक्रसिंह के समकालीन में भाग लिया था। याद रखिएगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रजापति कौन था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रजापति कौन था? तो मखदूल मुल्क था। कौन था? मखदूल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का प्रजापति कौन था? मखदूल मुल्क। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल में अभियान के लौटते समय उत्तर बिहार के किस शासक को पराजित किया था? यानी याद रखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के किस शासक को पराजित किया था? तो याद रखिएगा, उत्तर बिहार के कर्नाटकीय वंशीय शासक हरिसिंह देव को पराजित किया था। किसको? कर्नाटकीय वंश के शासक था हरिसिंह देव को पराजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के जो शासक था हरिसिंह देव, कर्नाटक वंश के संबंधित था, उसी को हराने का काम किया था।
ईसा की पहली सदी के लगभग सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया था? ईसा की पहली सदी के लगभग स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? तो कुनास कुषाणों ने किया था। किसने? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी पूर्व ने शक संवत का शुरुआत किया था कुषाणों ने। ईसा की पहली सदी के लगभग स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? कुषाणों ने। मध्य पाषाण युग में औजारों को किस नाम से पुकारा जाता था? मध्य पाषाण युग में औजारों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म पाषाण। खोजी, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के सूक्ष्म औजार था जिसे सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। मध्य पाषाण युग में औजारों को किस नाम से जाना जाता था? तो सूक्ष्म पाषाण। किसका? सूक्ष्म पाषाण के नाम से। नवपाषाण शब्द की रचना किसने की थी? जॉन लुबाक। कौन? नवपाषाण की रचना किसने की थी? जॉन लुबाक। जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण शब्द की रचना किसने की थी? जॉन लुबाक। याद रखिएगा, जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक ने। चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र किस काल के भिन्न विशिष्ट कला थी? तो मध्यपाषाण काल के था। यानी चट्टानों पर चित्रकारी जो लिखा जाता था और भित्ति चित्र की भिन्नता माने काल के भिन्न भिन्न विशिष्टताएं कला था मध्यपाषाण काल में। कौन काल में? मध्यपाषाण काल में पत्थरों पर खोद खोद करके लिखा जाता था। चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र मध्यपाषाण काल में शुरुआत हुआ था। दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजार, हथियार और अन्य निजी वस्तुओं के साथ साथ बड़े बड़े भारी पत्थर के नीचे दफनाया जाता था। इन्हें कब्रों को क्या कहा जाता था? तो महापाषाण कहा था, यानी मेगालिथ कहा था। यानी दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजार, हथियार और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थर के नीचे दफनाया जाता था। इन कब्रों को कहा जाता था महापाषाण या मेगालिथ। क्या कहा जाता था? मेगालिथ कहा जाता था या महापाषाण कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत में कुछ व्यक्ति को उनके मिट्टी के बर्तनों को, औजार, हथियार और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थर के नीचे दफनाया जाता था। इन कब्रों को कहा जाता महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में कौन सा निवास करते थे? यानी उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में कौन निवास करते थे? तो आर्य लोग निवास करते थे। कौन निवास करते थे? आर्य लोग निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में कौन निवास करते थे? आर्य लोग। किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई का लोकप्रिय था? यानी किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई का लोकप्रिय था यानी प्रचलन था? तो तमिलनाडु क्षेत्र में। कहाँ क्षेत्र में? तमिलनाडु क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता था। मैंने इसका प्रमाण मिला है कि प्रागैतिहासिक काल में तालाबों द्वारा यहाँ के लोग उस वक्त सिंचाई करते थे। किसके? तमिलनाडु के लोग। तमिलनाडु के लोग प्रागैतिहासिक काल में तालाबों के द्वारा सिंचाई करते थे। ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए किस विदेश यात्री गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया था? यानी गुप्तकालीन स्थितियों का वर्णन किया था फाहियान था। कौन था? फाहियान। ईसा की 5वीं शताब्दी में आए थे विदेशी यात्री, गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया था फाहियान था। कौन था? फाहियान। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। कौन किया था? आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। उसी को कहा जाता आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा के नगर में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा से होता था? तो पश्चिम दिशा से। यानी हड़प्पा के नगर में किले का जो निर्माण होता था वो पश्चिम दिशा से होता था। याद रखिएगा, पूछता क्वेश्चन कि हड़प्पा में नगरों का जो निर्माण होता था किस दिशा से होता था? तो पश्चिम दिशा से होता था। लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम बताएं।
गोदीवारा। क्या भवन के ढांचे का नाम था? गोदीवारा। लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम गोदीवारा। खेती बाड़ी के अतिरिक्त हड़प्पा के लोग कौन सी आर्थिक गतिविधियों का प्रचलन था? तो पशु चराना या पशुपालन करना। यानी खेती के साथ साथ में हड़प्पा लोग पशुपालन या पशुचारण करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है? तो पूछता है दोस्तों कि कांसे का नर्तकी का मूर्ति जो मिला है कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोगों के लिए तांबे प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा था? तो राजस्थान का खेतरी एक जगह था जहाँ से हड़प्पा वासी तांबे का उत्खनन कर लाभ लेते थे। यानी वहाँ से इसका अवशेष मिला है। हड़प्पा काल के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? तो सूत और यानी सूती, कपास और ऊन के कपड़े पहनते थे। हड़प्पा काल के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? तो सूत, कपास और ऊन के बने पहनते थे। यानी सूत, कपास और ऊन के कपड़े पहनते थे। किस राजा के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन। किस राजा के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? बतापी। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? बतापी। पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणापथेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणापथेश्वर। पल्लवों की राजधानी का नाम बताएं तो कांचीपुरम यानी कांची था। पल्लवों की राजधानी कहाँ था? कांची। याद रखिए उत्तर काल में पल्लवों के प्रमुख दुश्मन के नाम क्या थे? तो चालुक्य। उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मनों के नाम क्या थे? तो चालुक्य थे। क्या थे? चालुक्य। गुप्त शासकों द्वारा धारण की गई उपाधियों का नाम क्या था? महाराजाधिराज, परम भक्त और परमेश्वरम। याद रखिएगा दोस्तों, महाराजाधिराज, परम भक्त और परमेश्वर। गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो देश, राष्ट्र और भुक्ति। किस नाम से? गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो देश, राष्ट्र और भुक्ति। देश, राष्ट्र और भुक्ति। याद रखिएगा गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? देश, राष्ट्र और भुक्ति। गुप्तकालीन प्रशासन की लघुत्तम इकाई क्या था? तो ग्राम। याद रखिएगा गुप्तकालीन प्रशासन की लघुत्तम इकाई क्या नाम था? ग्राम। कुमार अमात्य कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी थे। कुमार अमात्य कौन थे? उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी थे। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, कुमार अमात्य कौन थे? उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी थे। वीडियो को बने रहिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। सती प्रथा का पहला अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से। कहाँ से? 510 ईस्वी में एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से सती प्रथा का पहला अभिलेख मिला, साक्ष्य मिला। याद रखिएगा पूछता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो याद रखिएगा एरन अभिलेख कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कब हुआ खोज? तो 510 ईस्वी के आसपास। 510 ईस्वी के आसपास। नैनारों के भक्ति का साहित्य किस नाम से परिचित थे? तो देवराम। नैनारों के भक्ति का साहित्य किस नाम से परिचित है? तो देवराम। बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था? तो कन्नौज में। बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था? तो कन्नौज में किया था। हर्ष के शासनकाल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो नालंदा। याद रखिएगा दोस्तों हर्ष के शासनकाल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था तो नालंदा था। कहाँ था? नालंदा। कहाँ था? नालंदा। दक्षिण भारत में विष्णु तथा शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों का क्या नाम था? तो अलवार एवं नैनार था। दक्षिण भारत में
विष्णु तथा शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों का नाम क्या था? अलवर और नैनर। अलवर नैनर जो थे दक्षिण भारत में शिव और विष्णु को खूब तरह से प्रचार किए और वो प्रचार कर यहाँ पे उन्होंने लोकप्रिय बनाने का काम किया अलवर और नैनर ने। बरहमहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? पंचासिद्धांतिक। पंच सिद्धांतिक याद रखिएगा दोस्तों, बरहमहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पंचासिद्धांतिक। पंचासिद्धांतिक। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख शक्तियां के नाम बताए। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख शक्तियां कौन कौन है? तो गुर्जर, प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट। यानी गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे? तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट थे। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? यानी तीनों का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा, कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। किस पर? कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने पाल तथा गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण था। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वान ने की थी? वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वान ने किया था? मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वान ने की थी? मिहिर भोज था। किस चोल शासक ने गंगाईकोट की उपाधि धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने उसने गंगा को जीता था। राजेंद्र प्रथम ने, क्योंकि उसने गंगा को जीता था इसलिए गंगाईकोट का उपाधि धारण किया था। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, किस चोल शासक ने गंगाईकोट का उपाधि धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने, उसने गंगा को जीत लिया था। उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम बताएं। तो उत्तर भारत में नागर शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। पूछता है कि नागर शैली का विकास किस भारत में हुआ? तो उत्तर शैली में, उत्तर भारत में नागर शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ। द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। किस चोल सम्राट ने संत कवि अप्पार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं का एक शिव मंदिर स्थापित करवाई? प्रांतक पर्थ ने। याद रखिएगा दोस्तों, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई? यानी तीनों जो कवि थे, कवि का नाम था अपार, अपार, याद रखिए, संबंदर और सुंदरार, ये तीनों को जो धातु से बना करके एक शिव मंदिर है उसमें तीनों को मूर्ति लगाने का काम किया प्रांतक प्रथम ने। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मौलवी को किस सुल्तान ने बनवाई था? तो याद रखिए, तो मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। कौन? मालवा का सुल्तान था गियासुद्दीन खिलजी था। यानी याद रखिएगा, कितवीं शताब्दी? 15वीं शताब्दी में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनाया था? तो मालवा का सुल्तान का नाम था गियासुद्दीन खिलजी। कौन था? गियासुद्दीन खिलजी। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया? याद रखिएगा दोस्तों, और उसने ईरान, सफवियों और तुरान, मध्य एशिया के उज्बेकों की विस्तारवादी का योजना पर लगाम लगाए रखी? तो अकबर था। यानी अकबर का जो शासनकाल था, हिंदू कुश जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास में पड़ता है, वहाँ तक इसका पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का विस्तार था। यानी वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान, सफावियों और तुरान एशिया के उज्बेकों को विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम रखी? तो अकबर ने रखा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना?
यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम बना। कौन बना? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम था। यानी औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम, उसी का नाम था शाह आलम। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? चिनकिल्लिज खां उर्फ निजाम उल मुल्क ने। पूछता है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? चिनकिल्लिज खां ने, उर्फ उसका नाम था निजाम उल मुल्क था। 1738 किस देश के शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ईरान के शासक नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। जब नादिर शाह 1738 ईस्वी में शासक किया था, आक्रमण किया था। पूछता नादिर शाह किस देश का शासक था? तो ईरान का शासक था। सुगौली की संधि किस संधि के बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली का संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। किस मराठा शासक के शासनकाल में मुख्यमंत्री की पेशवा कहा जाता था? तो शाहू के शासनकाल में। किस मराठा शासक के शासनकाल में मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था तो शाहू के शासनकाल में। भारत के आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है दोस्तों। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध का समाप्ति मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुआ था 11 मार्च 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था द्वितीय अंग्रेज मैसूर का युद्ध। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू की गई कर दी गई। जो राजस्व प्रणाली बम्बई ढक्कन में लागू की गई थी उसे क्या कहा जाता था? तो रैयतवारी व्यवस्था। यानी जैसे जैसे अंग्रेजों का शासनकाल बंगाल से चल करके पूरे भारत में व्यवस्थित किया गया, वही उस समय राजस्व जो तसीलने का काम था, राजस्व वो वसूलने का काम था, तो उस प्रणाली को बम्बई ढक्कन में रैयतवारी व्यवस्था शुरुआत किया गया था। क्या किया गया था? रैयतवारी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया? हेनरी हार्डिंग ने। कौन किया था? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरुआत किया था हेनरी हार्डिंग ने। यानी जो बंदूक था उसको आधुनिकीकरण करने के लिए पर शुरुआत किया था हेनरी हार्डिंग ने। कौन किया था? हेनरी हार्डिंग ने शुरुआत किया था। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1793 में दोस्तों बंगाल में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त, याद रखिएगा, इस्तेमारी बंदोबस्त शुरुआत किया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। वह कौन सी जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। वह कौन सा जगह था जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय माउंटबेटन योजना घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 तक। कितना? 3 जून 1947 को। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का स्थापना 1928 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में हुआ था। तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? यानी बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी के आसपास ईस्वी में बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जालियांवाला बाग कांड के बाद किया गया था हंटर आयोग का नियुक्ति। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला कौन था? जेसी हिल्टन। भवानी मंदिर का नामक पुस्तक किसने लिखा था? वीरेंद्र कुमार घोष ने। भवानी मंदिर की पुस्तक किसने लिखा था? वीरेंद्र कुमार घोष ने। अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिमंडल वायसराय के लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए? यानी किसने बात किया था? तो आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की मांग किया गया था 1906 ईस्वी में। अक्टूबर 1906 में एक मुस्लिम प्रतिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग किया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, तो मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में इसको अलग से बांट दिया जाए। किसके से? लॉर्ड मिंटो से। कब? 1906 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां का नेतृत्व में बात किया गया था। 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। यानी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ था? 1913 में। याद रखिएगा दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। पूछेगा गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। किसके लिए? मैंने भारत में विद्रोह को मैंने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए जो विद्रोह को शुरुआत किया गया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो 1916 ईस्वी में। गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना 1916 में किए थे। महात्मा गांधी की मृत्यु को किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1905 में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के बीच अपनी अपील का विस्तार किस आंदोलन के माध्यम से कर दिया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से किया गया था। महात्मा गांधी के काशी विद्यापीठ यानी जो काशी विद्यापीठ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था। यानी भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वाराणसी में काशी विद्यापीठ में। तो डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। कौन? डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने। महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग के नाम ही हो गया? महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक युग का ही नाम हो गया? तो महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फीसर ने लिखा था। लुईस फीसर कहाँ का था? अमेरिका का था।